साथियों, कल हम कारक पे चर्चा कर रहे थे और आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम सारणी द्वारा कारक को समझ चुके थे, आज विस्तार से उसी पे चर्चा कर रहे हैं। और पहला कारक जो है हमारा वो है कर्ता कारक। विद्यार्थियों, कारक का वह स्वरूप या संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। विद्यार्थियों, स्पष्ट है, संज्ञा या सर्वनाम का वह स्वरूप या वह रूप जिसके द्वारा ये पता चलता है कि कार्य करने वाला कौन है। जो कार्य कर रहा है वह कर्ता कारक कहलाएगा। और इसकी परिभाषा के बाद में इसकी पहचान चिन्ह द्वारा होती है। तो इसका चिन्ह ने है, यानी ने द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है। विद्यार्थियों, बिना ने यानी बिना विभक्ति चिन्ह के भी इसके उदाहरण होते हैं। पहले हम ये बात समझ लेते हैं, जैसे कर्ता कारक कैसे हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। यहां विद्यार्थियों, राम ने पुस्तक पढ़ी, यहां पढ़ना क्रिया कौन कर रहा है? राम। और इसकी पहचान ने विभक्ति चिन्ह या परसर्ग करवा रहा है कि कर्ता के बाद में ने आ रहा है और कार्य करने वाला यहां पर कौन? राम है। अर्थात राम यहां क्या है? कर्ता कारक है। क्यों है विद्यार्थियों? क्योंकि यहां पर बताया गया संज्ञा, यहां संज्ञा है राम, या सर्वनाम का वो रूप जिससे कार्य करने वाले का बोध होता है। कार्य करने वाला कौन है? यहां राम है, अर्थात राम कर्ता कारक है। और ने इसकी जो है पहचान करवा रहा है। विद्यार्थियों, यहां पर दो बातों का ध्यान रखा जाता है। एक तो आकर्मक क्रिया के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, और दूसरी बात यह है कि जब सकर्मक क्रिया है और उसका काल यानी वर्तमान काल है या भविष्यत काल है, तो भी उसके साथ में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रहे विद्यार्थियों। अकर्मक क्रिया के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी बात, सकर्मक क्रिया के वर्तमान काल तथा भविष्यत काल के
वाक्य में भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ये चीजें हैं विद्यार्थियों। इसके अतिरिक्त हम उदाहरणों द्वारा इसको समझ रहे हैं। एक उदाहरण हमने केवल कर्ता को समझने के लिए लिया, उसके बाद में अन्य उदाहरण ले रहे हैं जिसमें हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नए विभक्ति कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है। जैसे अभी हमने पहले उदाहरण लिया था, राम ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा उदाहरण, मोहन विद्यालय जाएगा। तीसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, वह पढ़ रहा है। ये दो उदाहरण है विद्यार्थियों। इसमें हम ये जो शर्त बताई इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखें, दूसरा उदाहरण है, मोहन विद्यालय जाएगा। यह मोहन करता है, उसके द्वारा जाना क्रिया संपन्न की जा रही है। दूसरे में वह करता है और उसके द्वारा पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। हमने दो बातें की है कि अकर्मक क्रिया के साथ में नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। यहां पर देखिए, वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है उल्लेख नहीं है, यह अकर्मक क्रिया है। और यहां ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां नए विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा, मोहन विद्यालय जाएगा, यह सकर्मक क्रिया है, लेकिन यहां पर भी नए विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने एक तो कहा कि अकर्मक क्रिया के साथ में नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ये यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, इसलिए यहाँ नए विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर सकर्मक क्रिया के साथ अगर वर्तमान काल है तो वहां पर भी नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, और भविष्यत काल है तो भी वहां पर नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ये है, मोहन विद्यालय जाएगा, यहाँ भविष्यत काल, भविष्य में जाएगा, तो यहाँ नए विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी के अतिरिक्त हम कोई और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे राधा ने पत्र लिखा। यहां पर ने है, कर्ता के साथ में ने पहचान करवा रही है। ये जब ने आता है तो हमें सीधा पता चल जाता है कि ये कर्ता कारक है, और जब ने नहीं आता है, किन परिस्थितियों में नहीं आता है, ये दो रूल हमने बताए हैं। यहाँ पर अकर्मक क्रिया में नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, और दूसरा सकर्मक क्रिया का अगर वाक्य है तो वर्तमान काल का और भविष्यत काल का वाक्य होगा तो नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। आगे चलते हैं विद्यार्थियों और पढ़ते हैं कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है विद्यार्थियों, ध्यान दें। नंबर 2, कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उससे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है।
को है। स्पष्ट हो चुका है कि जिस पर यानी वाक्य में प्रयुक्त वह पद जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, फल या प्रभाव पड़ता है, वह क्या कहलाएगा? कर्म कारक कहलाएगा। यानी क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वह होगा कर्म, वह कर्म कारक कहलाएगा। अब इसका चिन्ह क्या है? को है। को विभक्ति का प्रयोग होता है और बिना विभक्ति के भी इसका उदाहरण हो सकता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे नंबर 1, राम ने रावण को मारा। ठीक। फिर 2, मोहन विद्यालय जाएगा। ये 2 उदाहरण विद्यार्थियों हमने लिए हैं। जैसे तीसरा, सोहन ने चोर को पीटा। 3 उदाहरण है हमारे पास में। इनके माध्यम से हम इनको समझते हैं कि क्या स्थिति होती है। विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर 2 जगह ने विभक्ति का प्रयोग किया है और 1 जगह नहीं किया है। देखिए, राम ने ये कर्ता के लिए, फिर रावण को हम चूंकि क्या पढ़ रहे हैं? कर्म कारक पढ़ रहे हैं और कर्म कारक जब पढ़ेंगे तो हमें को का ध्यान रखना है, कर्म को विभक्ति का ध्यान रखना है। यहां पर रावण को मारा तो को के आते ही हमें पहचान या विभक्ति है और पहचान हो गई कि ये जो है रावण, ये क्या है? कर्म कारक है, कर्म कारक है। उसके पश्चात विद्यार्थियों, मोहन विद्यालय जाएगा। यहां को विभक्ति है ही नहीं, यह को विभक्ति है ही नहीं, मगर ये भी तो कर्म कारक है। तो हमें इस बात का यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रहे या ध्यात्वे रहे, जब कर्म सजीव होगा तब उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। निर्जीव के साथ या निर्जीव कर्म के साथ, निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। विद्यार्थियों, यहां शर्त रखी हमने, जब कर्म सजीव होगा, कर्म सजीव होगा तब उसके साथ को विभक्ति चिन्ह लगेगा, और अगर निर्जीव है तो उसके साथ में को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। यह बात हमें ध्यान रखनी है। जैसा कि उदाहरणों में राम ने रावण को मारा, यहाँ को आया है। मोहन विद्यालय जाएगा, यहाँ देखिए ये विद्यालय कर्म निर्जीव है और निर्जीव के साथ को चिन्ह नहीं आया है, परसर्ग नहीं आया है। फिर सोहन ने चोर को पीटा, यहाँ चोर जो है
सजीव है तो इसके साथ में को चिन्ह प्रयुक्त हुआ है और निर्जीव के साथ में प्रयुक्त नहीं होता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं करण करण कारक। तीसरा हमारा रहेगा करण कारक। करण कारक में कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उस साधन को ही करण कारक कहते हैं। कर्ता। नंबर 3 करण कारक। सिंपल सी परिभाषा विद्यार्थियों, कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उस साधन को ही करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से द्वारा के बिना है। मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है विद्यार्थियों जब कर्ता कोई साधन इस्तेमाल करता है क्रिया करने के लिए तो वह साधन जो है वह करण कारक कहलाता है। जैसे मोहन कलम से लिखता है। स्पष्ट है, कलम से लिख रहा है। किससे लिख रहा है? कलम से, यानी कलम पेन वह साधन है जिससे लिखने का कार्य किया जा रहा है, अर्थात कलम ही जो है वो क्या है? करण है। ये करण है से इसकी पहचान करवा रहा है। दूसरा, वह बस के द्वारा विद्यालय जाता है। वह बस के द्वारा विद्यालय जाता है। यहाँ द्वारा आ गया है, या बस से विद्यालय जाता है, यानी विद्यालय जाने का कार्य बस से हो रहा है। तो यहाँ पर बस जो है वो क्या है? द्वारा पहचान करवा रहा है, यहाँ करण है। फिर गौरव पिताजी के साथ बाजार जाता है। यानी यहां पर देखिए के साथ प्रयुक्त हो रहा है, के साथ पहचान करवा रहा है। और इसके अतिरिक्त जब कर्ता की जो क्रिया है वो किसी अन्य व्यक्ति, यहाँ देखिए गौरव का बाजार जाना, यहाँ जाना क्रिया है, ये पिताजी के कारण हो रही है। अगर पिताजी बाजार नहीं जाते हैं तो वो भी नहीं जा पाता है, इसलिए यहाँ पर साधन बन जाते हैं पिताजी, और इसलिए यहाँ पर भी करण कारक है। करण कारक के पश्चात विद्यार्थियों हमारा अगला रहेगा संप्रदान कारक। चौथा कारक हमारा संप्रदान कारक रहेगा।
संप्रदान कारक, जिसके लिए कर्ता, जिसके लिए क्रिया करता है, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को या के लिए है। स्पष्ट है विद्यार्थियों? को भी प्रयुक्त होता है और के लिए भी प्रयुक्त होता है। जैसे राजा ने गरीब को फल दिए। यहाँ हमने उदाहरण लिया है, राजा ने गरीब को। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखना होगा, को विभक्ति चिन्ह जो है कर्म के साथ में भी लगता है, लेकिन यहाँ जो कर्ता द्वारा क्रिया हो रही है वो किसी के लिए हो रही है, अन्य व्यक्ति के लिए हो रही है। इसलिए जो है यहां पर को के होते हुए भी संप्रदान है, क्योंकि राजा ने जो क्रिया की है वो गरीब के लिए की है और फल गरीब के लिए है, इसलिए यहां पर संप्रदान है। फिर सैनिक देश के लिए बलिदान देता है। सैनिक देश के लिए बलिदान देता है। गौरव के लिए पुस्तक लाओ। यहां विद्यार्थियों के लिए प्रयुक्त हो रहा है सीधा ही, तो सीधी संप्रदान की पहचान हो रही है। लेकिन हमें जब को का प्रयोग होता है और क्रिया किसी अन्य के लिए हो रही है तो वहां ध्यान रखना होता है कि वहां भी संप्रदान कारक है। इसके अगला हम ले रहे हैं अपादान कारक का पांचवा प्रकार जो है अपादान रहेगा। अपादान कारक विद्यार्थियों सीधी सी बात है, अपादान से अलग होना, यानी जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग या पृथक होने का बोध करवाता है तो वहां अपादान कारक होता है। यानी संज्ञा है सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का बोध होता है, या किसी एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का बोध होता है, पृथक होने का बोध होता है, वहां पर अपादान कारक होता है विद्यार्थियों। और
इसका चिन्ह जो है से अलग से होता है। से होता है, करण भी से में आता है, लेकिन यहां पर एक वस्तु दूसरी वस्तु से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होंगे। इसके उदाहरण बड़े लोकप्रिय होते हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से अलग हो रहा है, यहां पर पेड़ से पत्ता गिरता है। गंगा हिमालय से निकलती है। मोहन सोहन से चतुर है। पुजारी सांप से भय खाता है। ये उदाहरण हमने विद्यार्थियों लिए हैं। देखिए यहां सभी जगह जो से हैं वो आया है। यहां पर देखिए पेड़ से पत्ता गिर के अलग हो रहा है, तो यहां पर अपादान से अलग, तो से पहचान करवा रहा है, और पत्ता अलग हो रहा है पेड़ से, तो यहां पर क्या है, अपादान कारक है। गंगा हिमालय से निकलकर पृथक हो रही है। मोहन सोन से चतुर है, तो भिन्नता हो गई, एक से दूसरा अलग है। पुजारी सांप से डर के मारे अलग हो रहा है, भय खा के अलग हो रहा है, तो यहां पर भी वही है। जैसे बालक छत से गिर गया, यहां छत से गिरकर अलग हो रहा है, तो यहां पर भी विद्यार्थियों अपादान है। अपादान के बाद विद्यार्थियों अगला कारक हम ले रहे हैं संबंध। संबंध कारक संबंध में विद्यार्थियों क्या होता है, जब वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, उन पदों के मध्य संबंधता का बोध करवाए, तो उस कारक को हम संबंध कारक कहते हैं। और इसके चिन्ह काके की रारेरी आदि होते हैं। संबंध कारक वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों का अन्य शब्दों से या पदों से संबंधता का बोध कराने वाले कारक को संबंध कारक कहा जाता है। इसके चिन्ह क्या है विद्यार्थियों, का, के, की, रा, रे, री आदि चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पे राम की पुस्तक
खो गई। यहां देखिए पुस्तक किसकी है? राम की। पुस्तक और राम का संबंध है आपस में, और यहां की जो है वो पहचान करवा रहा है कि इन दोनों पदों के मध्य संबंध दर्शाने का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है? संबंध कारक है। दूसरा उदाहरण, जैसे करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध है। किसका मंदिर? करणी माता का। ये एक पद, ये दूसरा पद, और इन दोनों के मध्य संबंध दर्शाने का काम कर रहा है का। तो यहां पर भी संबंध का बोध हो रहा है, इसलिए ये उदाहरण भी संबंध कारक का है। जैसे चांदी का लोटा, चांदी का लोटा। यहां लोटा और यहां चांदी दोनों का संबंध और का यहां संबंध दर्शाने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। जैसे मोहन की गेंद, किसकी गेंद? मोहन की गेंद। तो यहां की प्रयुक्त हो रहा है, और ये विभक्ति चिन्ह दोनों में संबंध दर्शाने का काम कर रहे हैं, इसलिए जो है ये संबंध कारक हैं। संबंध कारक के बाद विद्यार्थियों अगला कारक है अधिकरण। अधिकरण कारक में विद्यार्थियों हमें यह पता चलता है कि क्रिया किस स्थान पर घटित हो रही है, उस स्थान को या आधार को अधिकरण कहा जाता है, और इसकी पहचान में पर पे आदि परसर्ग द्वारा की जा सकती है। अधिकरण कारक कारक का वह स्वरूप जिससे क्रिया के घटित होने के स्थान या आधार का पता चलता है, उस स्थान या आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। जिस स्थान पर क्रिया घटित होती है उस स्थान को ही अधिकरण कहा जाता है, और इसकी पहचान या चिन्ह जो है मैं, पर, पे, मुख्य रूप से मैं और पर प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे वायुयान आकाश में उड़ रहा है। बालक कुर्सी पर बैठा है। कुएं पर कौन पानी भर रहा है। यहां विद्यार्थियों हमने 3 उदाहरण लिए हैं।
पहला उदाहरण है वह यान आकाश में उड़ रहा है। यहां क्रिया जो उड़ना है वो कहां हो रही है? आकाश में हो रही है। उड़ना क्रिया आकाश में हो रही है, आकाश अधिकरण है। फिर दूसरा उदाहरण है बालक कुर्सी पर बैठा है। बैठना क्रिया जो है वो कहां पर? कुर्सी पर स्थान उसका बताया जा रहा है, और पर यहां पर परसर के विभक्ति चिन्ह के रूप में पहचान करवा रहा है, इसलिए ये भी अधिकरण के रूप में है। फिर कुएं पर कौन पानी भर रहा है? पानी भरने का कार्य किया जा रहा है, और कुआं वो स्थान है जिस पर यह कार्य हो रहा है, और पर यहां पहचान करवा रहा है। ये उदाहरण अधिकरण के हुए विद्यार्थियों। और अधिकरण के पश्चात हमारा अगला और अंतिम जो कारक है वह है संबोधन। जैसा कि संबोधन में संबोधित किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति को बुलाना या पुकारना संबोधन में आता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार रहेगी। संबोधन कारक जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को बुलाया या पुकारा जाए तो उसे संबोधन कारक कहा जाता है। इसकी पहचान या चिन्ह जो हैं अरे, ओ, ए, अजी आदि होते हैं। उदाहरण द्वारा समझते हैं हम इसको कि किस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम या किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, संबोधित किया जाता है, तो वहां संबोधन कारक होता है। जैसे अरे तुम अभी तक सो रहे हो। दूसरा उदाहरण, ए लड़के वहीं रुक जाओ। तीसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, ओ भाई जरा बात सुनो। और संबोधित करने के लिए जैसा कि भाई और बहनों शब्द भी प्रयुक्त होता है, तो जैसे भाइयों और बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये उदाहरण है विद्यार्थियों। यहां अरे, ए लड़के में ए, ओ भाई में ओ, और भाइयों और बहनों आदि संबोधन सूचक शब्द है। और इन्हीं संबोधन सूचक शब्दों के माध्यम से इनको बुलाया जा रहा है या पुकारा जा रहा है।
इसलिए ये सारे उदाहरण जो हैं वो संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। ये हुए विद्यार्थियों हमारे कारक के प्रकार, जिनको हमने जो प्रत्येक को उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लिया है। और इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय के जो नोट्स बनाए गए हैं उसमें इनको अच्छे से समझाया गया है। आप उनके माध्यम से भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।